Jai Hind dosto, welcome to this current affair series where I will be providing you free current affair sessions for upcoming CAPF, CDS, NDA, FCAT for all other exams in 2021. So guys, this is my new venture, this is my new initiative where I have launched my own channel on YouTube where you will be getting amazing free content on YouTube, as well as I will be teaching you the complete courses on the defense exams for the preparation of defense exams, whether it be written exam or SSB. So चलिए guys शुरू करते हैं. For all those people who don't know me, my name is Anshum Verma. Guys, I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Can. These are my credentials, guys. This is my qualification. I have qualified UGC NET JRF exam. That means I'm eligible to teach as assistant professor. I've been already teaching from past 10 years in various academies all across India, as well as various online platform. I used to working with the Unacademy, but yes, unfortunately, due to their malified practices, I have left Unacademy. Then guys, I have myself qualified various defense exam. If I talk about government exams, defense exams to be precise, I have cracked CDS exam 7 times and got recommended as well. सो फटाफट गाइस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरा नाम है अंशुम और ये मेरे चैनल का नाम है अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस के जरिए आपको पता लग जाए. साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरे चैनल में जितना भी मैं यूट्यूब कंटेंट देता हूं वो आपको फ्री पीडीएफ के तौर पर आपको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा. साथ में गाइस आपको व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया है. कोई भी इंक्वायरी है कोर्सेज से रिलेटेड या डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पर अपनी क्वेरीज को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, दीज आर द कोर्सेज जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं कंप्लीट जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है आपके डिफेंस एग्जाम में, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो है जनरल स्टडीज. जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ यहाँ पढ़ाने वाला हूँ. एंड देन कंप्लीट एसएसबी कोर्स में आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा, वेदर इट बी OLQs, प्रोसीजर एट एसएसबी, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO. ठीक है, मैं आपको मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी आपके साथ शेड्यूल करूंगा. एंड देन PIQ सेशन पर भी हमारी एक एक्सक्लूसिव क्लास होने वाली है. सो गाइस, मैं आपको क्विकली ये बता दूं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माय कोर्स. सबसे पहले गाइस आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मैनर में मैं आप कोर्स प्रेजेंट करता हूं. तो मैं आपको एकदम प्लान्ड तरीके से पूरे कोर्स को कंप्लीट करके दूंगा. जो भी कोर्स के साथ आप मेरे साथ एनरोल होंगे, देन आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री रिवीजन क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, पर्सनल इवैल्यूएशन ऑन योर सब्जेक्ट्स, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पर्सनैलिटी. अगर आप मेरे साथ SSB में जुड़ते हैं तो मैं आपका साइक टेस्ट पूरा चेक करके दूंगा, जिसमें आपका टैट, WATs, SRTs, ये सब कुछ आ जाता है. ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ. देन पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस आपको मिलेंगे. एंड मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो तो आपको मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट, यानी जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक गाइस मैं आपको अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस दूंगा. अगर आपको रिक्वायरमेंट है मैं आपसे फोन पर भी बात कर सकता हूँ और आपको डाउट क्लियरेंस दे सकता हूँ. Then all of you, those who are in touch with me from long time, they know that I have a very unique way of explaining things and it is quite humorous. So it will help you to, these classes will help you to retain things for a longer period of time. Okay, so let us move ahead. ये अभी मैं करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए शुरू कर रखी है. यहाँ पर मैं करंट अफेयर आपके लिए लेके आता हूँ बहुत सारी अमेजिंग सोर्सेज से. जो भी हमें रिक्वायर्ड सोर्सेज है, वेदर इट बी हिंदू, वेदर इट बी इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं. सो मेरे जो नोट्स होते हैं वो यहाँ से मिलेंगे आपको ऑनलाइन. काफी सारा कंटेंट मैं ऑनलाइन निकालता हूँ PIB से, ठीक है, योजना मैगजीन से. इसमें बहुत कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज होती है, तो ये UPSC जरूर फॉलो करता है. देन गाइस करंट अफेयर मैगजीन्स का मैं रेफरेंस लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस मैं यहाँ पर लेता हूँ. देन करंट अफेयर मैगजीन्स के साथ साथ मेरे अपने खुद के नोट्स जो मैं प्रिपेयर करता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो नोट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर का एक कंपाइल वर्जन प्रेजेंट करता हूँ. इन सेशंस के लिए गाइस मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली हिंदू न्यूज़पेपर की कोई समरी देख रहे हो यूट्यूब पर. ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे ये करंट अफेयर सेशंस रेगुलर फॉलो करोगे तो. एंड मैं मंथली करंट अफेयर कराऊंगा लगभग 8 से 10 सेशंस में. एट मैक्स 8 से 10 सेशंस जाते हैं ये.
और कई बार उससे कम भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट। मैं सारा मंथ का करंट अफेयर खत्म कर देता हूँ। एंड देन बचा कुछ आप मेरे साथ मेरी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में आकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं डिफेंस के करंट अफेयर्स थ्योरी क्लास। इससे पहले मैं पॉलिटी के ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुका हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिसने भी अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस सारी वीडियोस को आप देख सकते हो। पार्ट 3 तक आ चुका है। दिस इज राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज पार्ट 4। ओके, देन गाइस साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अपकमिंग वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, एनवायरमेंट एंड मिसलेनियस सेक्शन। ये मिसलेनियस सेक्शन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे एग्जाम्स के लिए, खास तौर पर आपके जो फैक्चुअल एग्जाम है, जो एफकैट हो गया, एनडीए हो गया, आईनेट हो गया, टीए हो गया, इन सारे आपको एग्जाम्स में ये सब जरूर मिलेगा। ठीक है, सो आप इन सबको जरूर फॉलो कीजिएगा। अब ये भी स्टे ट्यून फॉर दीज वीडियोस। अभी के लिए हम डिफेंस वीडियो यहाँ पर डिफेंस के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस दिस इज पार्ट 4। आई एम अगेन रिपीटिंग। जिसने भी अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, उससे पहले की वीडियोस को भी देख ले, पार्ट 1, 2 एंड 3। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। सो गाइस इन टुडेस क्लास व्हाट वी आर डीलिंग विद डिफेंस। नाउ गाइस ये एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो यूपीएससी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफैक्ट आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं गाइस, या किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कितना जानते हैं वो जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर आप भारतीय फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनके बारे में आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैं आपको बता दूं फटाफट। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे न्यू इंडक्शंस। ठीक है, न्यू इंडक्शंस एंड डीकमीशंस, यानी ऐसा कोई वेपन वगैरह हमने अभी हाल ही में लिया हो, उनसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। न्यू इंडक्शंस, डीकमीशंस। देन आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एनडीए एफकैट जैसे एग्जाम में जरूर मिलेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज नाम का। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पर कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा कमांड्स एंड हेडक्वार्टर्स के अलावा आपको यहाँ पर रैंक्स, कई बार एफकैट जैसे एग्जाम्स में, एनडीए जैसे एग्जाम्स में इक्विवेलेंट रैंक, जैसे कर्नल इन आर्मी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन एयरफोर्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या कोई भी ऐसी नई पॉलिसी अनाउंस हुई, कोई एक्ट अनाउंस हुआ रिलेटेड टू द डिफेंस सर्विसेज, या इसी से रिलेटेड कोई डोमेन में कोई चीज अनाउंस होती है, तो उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए गाइस इन सबको ध्यान में रखते हुए हम पार्ट 4 को शुरू करते हैं। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। नाम है अंशुमंडल द यूनिफॉर्म। इस टेलीग्राम चैनल का गाइस लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो द फर्स्ट टॉपिक हियर इज मिसाइल सीकर फैसिलिटी एंड वॉरहेड प्रोडक्शन यूनिट। सो गाइस आपको पता है रिसेंटली अब जितने भी इनॉग्रेशंस हो रहे हैं, जितने भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, दिस चमकता हुआ चेहरा, चमकता हुआ मतलब चेहरे से चमक की मैं बात कर रहा था, सर से नहीं। सो he has laid down the foundation of a missile seeker facility and a warhead production unit at a Bharat Dynamics Limited at Hyderabad। तो सबसे पहले ऐसी कोई नई प्रोडक्शन यूनिट बनती है तो सीधा उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज क्या है, बीडीएल का इनॉग्रेशन हो चुका है। इट इज अ मिसाइल सीकर एंड वॉरहेड प्रोडक्शन यूनिट। इट इज लोकेटेड एट हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में हमारी ये मिसाइल्स बनेगी, सीकर मिसाइल्स। बेसिकली सीकर मिसाइल्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हीट सीकर्स आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे। किसी भी अगर प्लेन के ऊपर ये सीकर मिसाइल्स फायर कर दी जाती है तो वो उसके हीट को ट्रेस करके वो तब तक उसका पीछा करेगी जब तक उसको मार नहीं देती। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो किसी भी प्लेन को गिरा देगी, ऐसा नहीं होता है। प्लेन्स में भी कई ऐसे डिकॉय सिस्टम्स होते हैं जो ऐसे स्प्रिंकल्स रिलीज करते हैं जिससे ये हीट सीकर मिसाइल कंफ्यूज होकर हवा में नष्ट हो जाती है। सो ये काउंटर एंड उसका अटैक वेरिएंट मैंने आपको पढ़ा दिया, बट यहाँ पर हम वो सब बात नहीं कर रहे। बट हम यहाँ पर इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर एंटी टैंक मिसाइल वगैरह, सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह सब कुछ हम यहाँ पर डेवलप करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर
the BDL is establishing a seeker facility center for manufacturing टेस्टिंग ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड सीकर मिसाइल्स। यहाँ पर हम खुद ये सीकर्स मिसाइल्स बनाने वाले हैं। प्रेजेंट डे surface to air missile, and they are fitted with the RF seekers for the guidance of the missiles in the terminal phase so that the missile accuracy is improved। ठीक है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स होते हैं। Then this seeker facility center is being designed to be a modular so as to suit the other missile seekers with an incremental change. So this facility will also meet the requirement of refurbishment of the existing seeker missiles available with the armed forces of the country. So basically यही समझा रहा है कि हमारी मिसाइल प्रोडक्शन को हमारे जो आर्सनल है, मिसाइल्स के आर्सनल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, एंटी टैंक मिसाइल्स है, उनको ये इलाबोरेट करेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं अगर आपको और बता दूं, ये देख सकते हो आप, मैंने एक सीकर मिसाइल आपके लिए यहाँ पर इमेज अटैच करी है। ये बिल्कुल उसी हैदराबाद की फैसिलिटी का एक इमेज है जो कि इनॉग्रेशन के टाइम पर क्लिक करी गई थी। सो दिस कंपनी इज ऑल्सो बिल्डिंग वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड वॉरहेड्स। एक्चुअली होता क्या है, वॉरहेड्स वो सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी असली गोला बारूद या भरोगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉरहेड, तो आप समझ लो कि जो मिसाइल का जो सर है जिसमें सारा एक्सप्लोजन और जो भी जिस तरह का भी आपको अटैक करना है, सो वो सारे वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी यहाँ पर होने वाली है। सो दिस फैसिलिटीज हैज बीन प्लान टू इनिशियली केटर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम एंड एयर टू एयर मिसाइल। सो इस वॉरहेड प्रोडक्शन फैसिलिटी में एंटी टैंक मिसाइल्स का प्रोडक्शन भी शुरू होगा और एयर टू एयर मिसाइल्स यानी जो प्लेन के अंदर लगती हैं उन मिसाइलों का भी प्रोडक्शन शुरू होगा। सो दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो डिजाइन टू अडेप्ट टू ऑल द फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन द वॉरहेड टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद गाइस 101 डिफेंस वेपन एंड प्लेटफॉर्म्स। सो गाइस, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंडिया के डिफेंस के बारे में बता देता हूं। गाइस, आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक है, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश है। हम चीजें बना नहीं सकते तो क्या हुआ, बट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम चीजें बना क्यों नहीं सकते, व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, इसके पीछे रीजंस क्या है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस चीज में कैपेबल नहीं है जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग, नाउ गाइस, चाइना इस चीज में मास्टर है। आपने अक्सर सुना होगा चाइना में हर चीज की आपको कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, रेंज रोवर कार की भी कॉपी मिल जाती है वहां मून रोवर कार से। ठीक है, आपको डुकाटी की कॉपी मिल जाएगी, डुकाटी बाइक्स होती है, लड़के जानते होंगे, डुकाटी बाइक्स की आपको वहां पर चाइना में कॉपी मिल जाएगी। बट ये भी हो सकता है जब आपको डुकाटी बाइक चला रहे हो तो हो सकता है हाथ में सिर्फ हैंडल रह जाए। ठीक है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा चाइना का माल चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अगर ये रिवर्स इंजीनियरिंग आपको समझनी है तो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज से अगर थोड़ा टाइम पहले हम देखें, मोबाइल्स में ये सब बहुत होता था। ठीक है, जैसे एक टाइम था, आज से 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, सैमसंग मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट था इंडिया में। टच स्क्रीन फोन रेवोल्यूशन लेके आए थे सैमसंग के मोबाइल। अब इसी का काउंटर एक इंडिया की कई कंपनियों ने शुरू करा। कैसे? एक आपने ब्रांड सुना होगा माइक्रोमैक्स, ठीक है, कार्बन, ये सारे जो इनिशियल ब्रांड्स थे, इन्होंने क्या करा, सैमसंग के फोन लिए, उसको खोल डाला और एक एक पार्ट को बना दिया। ठीक है, जोड़ दिया और तैयार माइक्रोमैक्स, एक बहुत अच्छा सस्ता जुगाड़ू सौदा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आपने उसके फोन के प्रोडक्शन पर काम नहीं करा, उसके कैसे बनाया जाए फोन उस पर काम नहीं करा, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश फोन को खोला और देख के बना दिया। अब असली में गाइस, ये रिवर्स इंजीनियरिंग हर तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, क्योंकि मेटलर्जी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। मान के चलो कि मिसाइल है, अब इस मिसाइल को जो मेटल है, हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इस मेटल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। करेक्ट? सो कोई भी कंट्री हमारे साथ ये शेयर नहीं करेगा कि भाई कौन से टेम्परेचर पर स्पेसिफिकली हमने इस मेटल को हीट करा ताकि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सके। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों देशों के बीच में होगा।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है। और ये कोई भी देश करना नहीं चाहेगा कि हम अपनी टेक्नोलॉजी क्यों ट्रांसफर करें दूसरे देश को, ठीक है। और करेंगे भी तो उसकी दोस्तों कीमत होती है। इज इट क्लियर? सो इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, पैसा हमारे पास बहुत पड़ा है। बट बट हम तब भी अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा खुद नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे, इंडिया ने सिर्फ हमने खरीदने पर ही ध्यान नहीं दिया है, हमने खुद के इंडिजीनियस प्रोडक्शन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। यानी अब हम चीजें खुद बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था, अब उसी का एक बड़ा वर्जन हमारे देश में चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। आपने देखा होगा हर चीज में यही कोट कर दिया जाता है, हर पॉलिसी में, बिकॉज यस, दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये सारा जो मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, ये इस टॉपिक को समझाने के लिए दे रहा था। सो हाल ही में इंडिया ने एक लिस्ट अनाउंस करी है जिसको बोला जाता है नेगेटिव आर्म्स इंपोर्ट लिस्ट। तो ये आपके लिए एक यूनिक लिस्ट होगी, नेगेटिव आर्म इंपोर्ट लिस्ट। यानी इसके अंदर कुछ ऐसे 101 वेपन सिस्टम्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं जिसको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। किसी भी तरह का इंपोर्ट इन इक्विपमेंट्स में बैन होगा दिसंबर 2020 से लेकर 2025 तक, यानी आने वाले 5 सालों तक ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ा सके। और डिफेंस इंडस्ट्री भी गाइस, एंड व्हेन आई से इंडस्ट्री, टेक्निकली इट इज अ इंडस्ट्री। ये अपने आप में एक चलता फिरता मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट है गाइस। इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट जहां पर हर कोई अपना सामान बेचना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में क्या इशू चल रहा है, नाटो में, नाटो वाली कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बोलता है कि अपने डिफेंस बजट बढ़ाओ। क्यों फोर्स कर रहा है? क्योंकि अगर वो डिफेंस बजट बढ़ाएंगे तो सामान किससे खरीदेंगे? अमेरिका से, सीधा फायदा है। तो वो बढ़ाना नहीं चाहते। उनके हिसाब से हमें वेपन्स की जरूरत नहीं है भैया, हमें एजुकेशन पे खर्च करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, हमें बाकी सारे ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करना है। सो यही एक बोन ऑफ कंटेंशन भी था। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को फॉलो करते हो तो एक बोन ऑफ कंटेंशन भी था गाइस, ठीक है। अच्छा, फर्दर, सो द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 101 such items with different embargo क्या होता है? ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। किसी भी तरह के ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को एम्बार्गो बोलते हैं। सो ये डिफेंस एम्बार्गो हो गया किसी पर्टिकुलर बड़ी कंट्री से, ठीक है। सो दिस एम्बार्गो टाइमलाइंस एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन, सोनार रेडार्स, आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, transport aircraft, light combat aircraft, wheeled armored fighting vehicles, conventional diesel electric submarines, communication satellites, etc etc। so ये सारे इस 101 लिस्ट में इंक्लूडेड है। इसका हमने ये डिसीजन क्यों लिया है? नाउ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द नोटिफाइड वेपन फ्रॉम अब्रॉड विल बी बैंड, बट अगर आपको ऐसा कोई वेपन खरीदना भी पड़ जाता है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? आपको किसी इंडियन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर कंपनी से टाई अप करना पड़ेगा। और एफडीआई के थ्रू 74% तक का एफडीआई हमारे देश में अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के साथ। इस चीज पर आपको क्लियरेंस लेनी होगी। सो गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि पूरी तरीके से डोर क्लोज नहीं। अगर कल को हमें भगवान न करे कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि इमरजेंसी में कुछ परचेस करना है तो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए रूल क्या है? आपको किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना होगा। नाउ गाइस, ये एफडीआई अपने आप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सही है? डिफेंस में फॉरेन कंपनीज आ रही है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है गाइस। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसको पैसे की जरूरत है, और पैसा जब फॉरेन कंपनीज लेके आ रही है तो ये अपने आप में बहुत ईजी हो जाता है, जब क्योंकि आपकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरा, जब भी एफडीआई आती है तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट आएगा एक दिन में लेके भाग जाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ हमें स्किल्स मिलेंगे, टेक्निक मिलेगी। वो टेक्नोलॉजी हमारा ह्यूमन पावर यानी हमारे लोग सीखेंगे, ठीक है। सो ये सब एडवांटेज होगा यहाँ पर। सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग द आर्म्स इंपोर्ट इन इंडिया? ये थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। India has long been one of the largest importers of the arms in the world। अभी मैंने आपको बताया। In fact,
अभी जो एट प्रेजेंट हमारा स्टांस है, अगर मैं पिछले एक साल के पीरियड को हटा दूं, उससे पहले 1 साल से पीरियड से पहले इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर था, डिफेंस इंपोर्टर, बट अब हम क्या हैं, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो टॉप 1 पर कौन चल रहा है अभी? सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट कौन खरीदता है? सऊदी अरेबिया। Now, India accounts for nearly 9.2% of the global trade arms import. ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हैगा। इस दुनिया का लगभग 10% जो वेपन है, 100 में से 10 वेपन अगर कोई खरीदता है तो वो अकेले इंडिया खरीद लेता है। ठीक है, अच्छा, बट अगर दूसरे तौर पर अगर आप देखोगे कि ये लिस्ट भी हमने क्यों निकाली, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं। बट हाँ, धीरे धीरे अब ये भी बढ़ने लगा है, ऐसा नहीं है दैट यू कैन इग्नोर कंप्लीटली दिस। हर चीज का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करी जाती है। सो दिस इज वन स्टेप विच इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अगस्त मंथ में सिर्फ एक लौती मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका नाम है कवकाज एक्सरसाइज 2020। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज, एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी बहुत बड़े लेवल पर। मल्टीलैटरल का मतलब एक से ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, एक रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि अस्ट्राखान रशिया में इस जगह पर ये इनॉग्रेट करी गई, जिसमें इंडिया के लगभग 150 आर्मी पर्सनल और कुछ नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल भी गए थे। सो गाइस, the invitation to participate in this exercise is known as Caucasus 2020। अगर आप देखोगे, सेंट्रल इंडिया में एक Caucasus नाम की माउंटेन रेंज भी है। इस पर गाइस क्वेश्चंस भी आए हुए हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पूछा था कि Caucasus माउंटेन रेंज किन दो चीजों के बीच में है। सो ये आई गेस इससे पिछले वाला CDS में ये क्वेश्चन था। इट वॉज एक्सटेंडेड to around 18 countries which include China, Iran, Pakistan, Turkey। इन सब में ये सब इन्वॉल्व थे। What was the main objective? ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? What is the objective of these exercise? So basically इनका ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पैक्ट रेडीनेस, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। यानी कल को अगर कोई जॉइंट ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक्ट कर सकते हैं, उस चीज में हमें कोऑर्डिनेशन मिलती है, पार्टिसिपेशन मिलता है। काउंटर टेररिस्ट और ऑपरेशन चलाना हो हमें, या कोई डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज करनी हो, तो उन सब में ये कोऑर्डिनेशन आर्म फोर्सेस के बीच में हेल्प करता है। दूसरा, अगर इसको मैं डिप्लोमेटिक डायमेंशन से देखूंगा, ये दो कंट्रीज को बहुत क्लोज लाता है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के आर्मी अगर बहुत क्लोज इंटरेक्ट करेगी, एग्रीमेंट साइन करेगी, तो ये एक तरह से एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्डिंग भी डेवलप करता है। ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्डिंग में भी हेल्प करती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सो इंडिया और रशिया के बीच में कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसको इंद्रा नाम से जाना जाता है। इसकी जो आर्मी वर्जन है उसको सीधा इंद्रा बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके नेवल वर्जन को इंद्रा नेवल एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके एयर वर्जन को एविए इंद्रा नाम से दे दिया जाता है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, जो कि आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, कि इंद्रा अभी कुछ साल पहले, मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा, पहली बार ऐसा हुआ था कि इट वॉज अ ट्राइलैटरल एक्सरसाइज। एक ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च करी गई थी इंडिया और रशिया की दोनों तरफ से। व्हाट इज ट्राइलैटरल? जहां पर आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ इंडिया और आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफ रशिया दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज करी थी यहां पर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो कौन से ईयर में हुआ था? विच ईयर it was the first time that these two countries has done a trilateral exercise। उसके बाद गाइज ये T-Center, ठीक है, सेंटर मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज SCO के एम्बिट में होती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पिछले 2 साल से लगातार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये वो एक्सरसाइज है जिसमें पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के सैनिक आमने सामने थे, बट लड़ नहीं रहे थे। ठीक है, जनरली जब भी ये दोनों आर्म फोर्सेस एक दूसरे को फेस करती है, वो ज्यादातर सीज फायर वायलेशन या कोई वॉर का फॉर्म होता है। बट कई बार ऐसे भी इवेंट्स आ जाते हैं जहां पर ये दोनों थे आमने सामने, बट कोई लड़ाई नहीं थी। ठीक है, सो ये SCO के एम्बिट में मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई थी। ठीक है, T-Center। ओके, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, मिनिटमैन 3 मिसाइल।
सो ये एक नई बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब कि ये एक ऐसी न्यू कैपेबिलिटी अमेरिका ने हासिल कर ली है जो कि अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में बनी। तो सीधा क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिनटमैन जो मिसाइल है वो किस कंट्री ने लॉन्च करी। तो सीधा आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, आंसर इसका होगा यूएसए। सो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसको लॉन्च करा गया था पैसिफिक ओशन में, कैलिफोर्निया से लॉन्च करा गया था। ठीक है, दिस हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय द एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ऑफ यूएस। The missile was blasted off at this time again at Wardenburg Air Force Base. Again, these things are not important. Towards the atoll, the Wallen Atoll in the Marshall Island, as a part of the development test by the US Air Force. This test flight was necessary to sustain the aging Minuteman III nuclear weapon system. So it is a nuclear capable missile. ठीक है, सो अपने सिस्टम को चेक करा उन्होंने और इस मिसाइल का टेस्ट करा। सो इसलिए न्यूज में थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड करा। सो गाइस, आईसीबीएम मिसाइल क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। आप ये देख सकते हो कि ये मैंने नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम और इन सब के थोड़े से वो बना रखे है, ड्राइंग मेरे को एक मिली, तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ गूगल से। सो अगर आप देखोगे, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है, वो एक ऐसे पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर को एस्केप करती है। अगर आप देखोगे इसकी ट्रेजेक्टरी एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जा रही है, तो ये एटमॉस्फेयर को एस्केप करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम से बच सके। ठीक है, ऐसे ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम से बच सके और फिर ये री एंटर करेगी बहुत तेज स्पीड में और अपने टारगेट को स्ट्राइक करेगी। अब आप कहोगे कि सर ये एयर डिफेंस सिस्टम तो इसको ट्रेस कर रहा है। तो गाइस, इट इज अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ वॉर। ऐसा नहीं है कि रडार सिस्टम डेवलप नहीं हो रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए रडार भी डेवलप हो रहे हैं, बट नई नई मिसाइल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो जो जीता वो दूसरे की मां बहन कर देगा, एज सिंपल एज दैट, यानी उसको स्ट्राइक कर देगा। ओके, अगर रडार ने उसको कैप्चर कर लिया तो भाई रडार एंटी मिसाइल्स, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स लॉन्च कर देगा जो कि इस मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा, और नहीं डिस्ट्रॉय करा तो भाई वो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन दोनों केस में करंट अफेयर जरूर बनेगा और आपको मैं पढ़ाऊंगा जब भी ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सो मिनिटमैन 3 मिसाइल इज केपेबल ऑफ कैरिंग गाइस बायोलॉजिकल वॉरहेड, केमिकल वेपन्स एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। मैंने आपको बताया था ना अभी, वॉरहेड प्रोडक्शन सेंटर इंडिया का हैदराबाद वाला। तो ये वॉरहेड्स बेसिकली हमारे वहां बनेंगे। तो किस हिसाब का हमें वॉरहेड बनाना है? हाउएवर, इंडिया डजंट बिलीव इन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, इन दोनों तरह के वॉर्स में इंडिया बिलीव नहीं करता है। हाउएवर, इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है, हम केपेबल हैं, इन सबको भी डिलीवर कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिकली हमने इसके कई ऐसे वॉरहेड्स बना के भी रखे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी खाली बैठती है। ठीक है, हमारे पास भी ऐसा कुछ होगा, बट वो लास्ट मिनट रिजॉर्ट के लिए आप कह सकते हो, अनऑफिशियल। ठीक है, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करा जाता। ओके, सो ये कुछ ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बट हाँ, कंप्लीट नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी पता है, बट मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकता। ठीक है, सो आई एम रिस्ट्रेनिंग मी हेयर फॉर दिस ओनली। आगे बढ़ते हैं, एक नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल हमने कोस्ट गार्ड के लिए इंडक्ट करा है। कोस्ट गार्ड वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इससे क्वेश्चन मैंने बहुत कम देखे हैं, बट कई बार यू नेवर नो, यूपीएससी वो ऐसी चीजों से पूछ सकती है। तो एक ओपीवी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, पेट्रोल मतलब गश्त, निगरानी। तो ये एक नया सार्थक नाम का ऑफशोर पेट्रोल वेसल हमने डेवलप करा है, जिसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये एक पीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका अच्छा कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है गाइस? न्यू दिल्ली। ऐसे फैक्ट्स आपके एफकेट जैसे उसमें मिलेंगे। अगेन फोर्थ है ये आउट ऑफ द 5 सीरीज। इसके बाद एक और आना है इस सीरीज में, ओपीवी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसको बना रही है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर बना रही है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर एंड मशीनरी वगैरह लगी हुई है। साथ में मैं आपको ये बता देता हूं कि कोस्ट गार्ड का असली में फंक्शन क्या है।
सो सबसे पहले गाइस कोस्ट गार्ड को बनाया गया था 1978 में। इट प्रोटेक्ट्स द मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी हमारे समुद्र की रक्षा करता है कोस्ट गार्ड, नाम से ही पता लग रहा है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स एंड एनफोर्सेस द मैरीटाइम लॉज इन द कंट्री, यानी किसी भी तरह के मैरीटाइम लॉज, जैसे आपने देखा होगा कई बार ड्रग्स और उन सबको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, इलीगल फिशिंग को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, फिशरीज को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, तो इन सबको मरीन लॉस को भी इम्प्लीमेंट करता है। कह सकते हो आप कोस्टल पुलिस है ये। हाउएवर कोस्टल पुलिस एक अलग चीज होती है। जितने भी आप साउथ में जाओगे तो वहां पर ऐसी कई जो नॉर्मल पुलिस है उनकी एक यूनिट कोस्टल पुलिस नाम से होती है, बट आप इनको ब्रॉडर स्केल में कह सकते हो कि दे आर द कोस्टल पुलिस। कोस्टल पुलिसिंग का भी ये काम करते हैं। टू फोर्स द jurisdiction ओवर द टेरिटोरियल वाटर इंक्लूडिंग द contiguous zone, exclusive economic zones, एंड इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। अच्छा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के एम्बिट में काम करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड। जरा मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेट्स सी यहां तक इस वीडियो को किसने देखा है, मुझे अपने पता चल जाएगा। और कौन कौन मेरे को सही आंसर दे सकता है। हाँ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सर्च करके नहीं दोगे, सीधा पहले गेस वर्क करना, आंसर देना। जब मैं बोलूंगा कि दोबारा सर्च करो, सर्च करके आंसर करो, तब आप सर्च कर सकते हो। अभी विदाउट एनी गेसिंग आप मुझे आंसर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जिसने भी अभी तक नहीं करा है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को चाहिए होगा आप सबका। मैं आपको इतना फ्री कंटेंट देता हूँ, थोड़ा सा बस सपोर्ट कर दीजिए। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ ये वीडियो को लाइक जरूर करवा दीजिए। तो फटाफट मैं गाइस आपको टेरिटोरियल वाटर का जो जो सेग्रीगेशन है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले गाइस किसी भी एक कंट्री की होती है बेस लाइन। इस बेस लाइन के अगर आप अंदर बात करोगे तो ये सारा इंटरनल वाटर है हमारा, ये समुद्री कह लो जो हमारा बेस लाइन है। अब मान के चलो ये हमारा इंडेंटेड कोस्ट है, ये ऐसा हमारा कोस्ट है। अब एक बेस लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ये, ठीक है, ये बेस लाइन है इंडिया की। अब इस बेस लाइन से सारा अंदर की तरफ क्या होगा, ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये सारा रीजन में भी तो वाटर होगा ना, ये सारा ये वाटर ही तो है, तो ये सारा टेरिटोरियल वाटर होगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र में गाइस डिस्टेंस मेजर होता है नॉटिकल माइल से। तो जरा मुझे बताइए 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। एफकैट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। अच्छा, इस जोन को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर गाइस। इस टेरिटोरियल वाटर में पूरा जो 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 जुरिस्डिक्शन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, यानी ये हमारा पानी है, ठीक है। इंटरनल वाटर तो है ही है, ये इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी 12 नॉटिकल माइल तक, यानी इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। ये हमारी बेस लाइन थी, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल। उसके बाद अगले 12 नॉटिकल माइल को हम कंटिगुअस जोन बोलते हैं, यानी ये हमारी टेरिटरी का कंटिगुअस वाटर है, ठीक है। हाउएवर इस बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल के जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसका क्या फायदा, अब यहां पर जो लॉज लगेंगे वो लगेंगे तो इंटरनेशनल लॉज, बट वो इंडिया के डोमेन में भी होंगे, यानी यहां पर मिलने वाली रिसोर्सेज पर, यहां पर मिलने वाले चीजों पर इंडिया का हक होगा। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सीज अनक्लॉज नाम का एक इंटरनेशनल लॉ है, उसके हिसाब से डिराइव करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी मिलिट्री शिप नहीं आ सकती, अगर शिप आएगी तो वो बता के आएगी, अगर वो शिप कोई ऐसी डिस्ट्रॉयर आएगा तो उसके जो कैनन्स होते हैं वो फायरिंग पोजीशन में नहीं हो सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो सार्थक ये एक मैंने सार्थक के बारे में बताया जो कि ओपीवी है, और इंडियन कोस्ट गार्ड, और हमारे टेरिटोरियल वाटर एक्सपेंशन के बारे में आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद गाइज एक नया टेस्ट हमने करा है अपने पुराने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का, जो कि है पिनाका रॉकेट्स। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कई बार आपने 26 जनवरी में भी देखे होंगे, बहुत पुराना सिस्टम है हमारा, ठीक है। बट इसको रिसेंटली अभी हमने एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के साथ इसका टेस्टिंग करी है, आप कह सकते हो। उसको हम टेस्ट करते रहते हैं, इसमें थोड़े बहुत अपग्रेड कर करके इसको टेस्ट करा जाता है। सो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, इसने इसका टेस्ट सक्सेसफुली करा है, जहां पर पोखरन राजस्थान जैसलमेर के पास। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज डिफेंस हिस्ट्री दैट
any private organization manufactured rocket have been successfully test fired. ठीक है, ये पहली बार एक प्राइवेट मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट को हमने टेस्ट करा है. Again, it will help us to boost in Make in India initiative. All of these things are quite old. It is a multi-barrel rocket system which has been produced and developed by the DRDO, which is already in operation by Indian Army. मैंने आपको बताया था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. अगेन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, डीआरडीओ के बारे में भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ. So DRDO works under MOD, Ministry of Defense. It was formed in 1958. Headquarter is in Delhi. All these facts are important, guys. इससे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाते हैं. इसके बाद जितने भी मेरे एफकैट वाले साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो तुम एक स्पेशल लाइक दो उसको. ठीक है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट एफकैट में आने का लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, वो है एयरफोर्स ने अपनी खुद की एक ऐप बना दी है फॉर ऑल द पीपल. देखो यहाँ पर मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट भी डाला है यहाँ पर. इट इज अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर. ठीक है, सो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर राकेश भदौरिया जी ने ये लॉन्च करी है मोबाइल एप्लीकेशन माई IAF containing the career related information with the job details. So this app will serve as the candidates by providing information regarding the selection process, training, pay scale and other important details for the post of the officer and the airman. So आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर इस माई IAF ऐप पर मिल जाएगी. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि एयरफोर्स की अपनी ऐप है करियर रिलेटेड. उसका नाम क्या है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है. प्लस ये आपको एग्जाम से हटकर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए. आज ही मुझे डाउनलोड करके बताना कि और क्या क्या फीचर्स है. मैंने अभी तक टू बी ऑनेस्ट इसको डाउनलोड नहीं करा है, बट लेट्स सी आप लोग क्या क्या इसमें से एक्स्ट्रा करके मुझे बताते हो उसमें क्या क्या अवेलेबल है. हाउएवर रियल टाइम अपडेट्स उसमें IAF के अवेलेबल होंगे, यानी जो IAF अपने कह सकते हो चार्टर में या ऑनलाइन गसेट में इंक्लूड करेगा, वो सब यहाँ पर अपडेट होता रहेगा. रियल टाइम अपडेट्स का मतलब ये होता है. ठीक है, इसके बाद गाइस इंडिया ने डेवलप कर लिया है अपना खुद का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी हाइपरसोनिक. अब सबसे पहले मैं आपको फटाफट ये बता देता हूं कि व्हाट इज दिस. सो गाइस एनीथिंग which travels at a speed of sound is called as sonic speed. ठीक है, anything which travels at the speed of sound is called as sonic speed. Anything which travels less than the speed of sound is called as subsonic. Now anything which travels till 5 Mach of speed, 5 Mach of speed तक travel करने वाले किसी greater than the speed of sound until 5 Mach, so it is called as सुपरसोनिक स्पीड. जैसे आपने ज्यादातर मिसाइलें देखी होंगी, ज्यादातर प्लेन देखे होंगे, दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ सुपरसोनिक. बट नाउ गाइस वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज वेयर रशिया, USA, these two countries have developed a new missile which is a hypersonic missile. So इन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है. इन्होंने मिसाइल डेवलप कर ली है, इंडिया के पास भी यहाँ पर इसकी टेक्नोलॉजी आ गई है. बस अब इस टेक्नोलॉजी के साथ हम एक मिसाइल बनाएंगे और उसका टेस्ट कर देंगे. लगभग 4-5 साल में ये भी हो जाना चाहिए. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है गाइस इन सब चीजों में, तो अगले 4-5 साल में आप इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल देख सकते हो. सो it has been successfully the flight tested by the DRDO. India has now become the 4th country in the world after the US, China and Russia to do such testing that would help the missiles to travel at least 6 times the speed of sound. It is known as the hypersonic speed. So I have already explained you what is hypersonic, which is greater than 5 Mach. So the testing would lead to the development of hypersonic cruise missile systems in India. So ये जो hypersonic technology demonstrator का जो लाइव इमेजेस थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है उस टाइम. ठीक है, so what is this? It is an unmanned scramjet demonstration aircraft that are used in hypersonic speed flights. It will work as a carrier vehicle for hypersonic and long range cruise missiles. It has also several applications such as low cost launch of small satellites. यानी आने वाले टाइम में आप इसी सिस्टम से अपनी सैटेलाइट्स वगैरह को भी लॉन्च कर सकते हो. लगभग इट इज वेरी लाइट, 1 metric ton, having the length of 5.6 meters. ठीक है, इट इज लॉन्ग
air vehicle having a flattened octagonal cross section, and it contains a mid body, stub wings that and ragged tail fins. So this is basically a basic description of a missile. So what it is trying to explain is this stub wing tail fins. So basically उसको explain करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर scramjet engine होंगे, where the combustion takes place is fitted under the mid body. ठीक है, जिसका एक aft body होगा, rear part of the ship, which serves as the exhaust nozzle. Okay, so these are some scientific things, again not to be learnt here, but you should know that India is a fourth country, hypersonic technology, what all the things are here. ठीक है, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. चलिए, last topic for today's discussion in this defense video is the expansion of NCC. So बहुत सारे NCC के छात्र मुझे अभी देख रहे होंगे. जरा NCC के छात्र मुझे देख रहे हैं, जरा मुझे एक कमेंट में बताना. अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले NCC डे भी गया है, मुझे बताना व्हाट इज द मोटो ऑफ NCC. लेट्स सी कितने लोग मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं, और जो भी मुझे ये बता पाएगा मैं समझ जाऊंगा. एक तो आपने वीडियो को पूरा देखा है, बिकॉज ये एकदम एंड में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. दूसरा, आप बहुत रिलीजियसली मुझे फॉलो कर रहे हो, और जब मैं बोलूँ मोटो क्या है तो उसी टाइम ये काम करना है गाइस, क्योंकि छोड़ना मत कि हाँ वीडियो खत्म हो जाए, मैं नोट्स बना लूँ, मैं इसके बाद नहीं, अभी करना है ये. सो पीएम हैड रिसेंटली अनाउंस अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी, जिसके अंदर हम 173 बॉर्डर एरियाज को कवर करेंगे. यानी वहां पर भी एनसीसी शुरू होगी गाइस, जिसके अंदर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह सब आएंगी. लगभग 1 लाख और कैडेट्स को इंक्लूड करा जाएगा एनसीसी के अंदर. नाउ आउट ऑफ दिस टोटल कैडेट्स 1/3 विल बी गर्ल्स. सो दिस इज अ ह्यूज नंबर. 83 एनसीसी यूनिट्स आर प्रपोज्ड टू बी अपग्रेडेड. ठीक है, जिसके अंदर 53 आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की होंगी. तो थोड़ा सा मैं एनसीसी के बारे में बता दूं गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एनसीसी इस वजह से न्यूज में आ गया, तो एनसीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब यहाँ पर ये करंट अफेयर में कुछ मेजर चीज नहीं है यहाँ. हाँ भाई, एनसीसी का एक्सपेंशन होगा, किसने अनाउंस करा, कब अनाउंस करा, ऐसे क्वेश्चन फुद्दू क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट क्वेश्चन बन जाएंगे कि एनसीसी क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोटो आपसे पूछ लिया ना, मोटो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज अ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी सबकी विंग्स होती है यहाँ पर. देन इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कुंजरू कमिटी, और इसको इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इसको एक लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से इनैक्ट करा गया, जिसका कौन से लॉ से, द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 से. तो तब से ये चला आ रहा है. नाउ इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इज द लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. So if you are the part of NCC by any time in your life, it is worth being proud of. जैसे मेरे पास भी ग्रुप ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का, उसके बाद मैंने कभी करा नहीं एनसीसी, तो इसका मैंने ए सर्टिफिकेट का कभी घमंड नहीं करा. भगवान की दया से ए सर्टिफिकेट है मेरे पास एनसीसी का. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करे बैठे हैं. हाउएवर एनसीसी में मतलब हाँ इंटरेस्ट था, मैंने आरडी वाडी करा था, ट्रायल्स दिए थे, बट हुआ नहीं था आई गेस, मुझे याद है. बट एनीवेज, इंटरेस्ट भी नहीं था. ठीक है, उस टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. सो इट प्रोवाइड्स अ वॉलंटरी पार्टिसिपेशन बाय द स्कूल एंड द कॉलेज स्टूडेंट्स. इट एम्स एट नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, बट ऑल्सो एंगेजेस इन द कम्युनिटी सर्विसेज. यानी कम्युनिटी सर्विसेज में आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस राइट नाउ पैंडेमिक, लगभग 25,000 कैडेट्स वर रेडी टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन द टैकलिंग ऑफ द कोविड. आपने बहुत सारे ऐसे सेंटर्स पर एनसीसी कैडेट्स को देखा होगा. दे वर डूइंग अ सोशल सर्विस, आई वुड से, और नेशन सर्विस. रादर देन अ सोशल सर्विस, आई वुड डेजिग्नेट देम दैट दे आर सर्विंग द नेशन. ठीक है, सो it certificate the holders to entitled of the various reservations in the government institutions and the jobs. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप सबको बता दूं, डिफेंस में अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हो तो आप डायरेक्टली एसएसबी में जा सकते हो. आपको रिटर्न एग्जाम देना नहीं पड़ेगा. आपके लिए एक एनसीसी की स्पेशल एंट्री आती है, ठीक है, जो कि बहुत ही टफ एंट्री होती है, बट यस गाइस, होती तो है स्पेशल एंट्री. ठीक है, सो बाय द वे, मैं एसएसबी के भी बैचेस आप लोगों के लिए December 1 से लगभग शुरू कर दूंगा. सो जिसको भी उसके बारे में इंक्वायरी करनी है, यू कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. वी आर स्टार्टिंग दी एसएसबी कोर्सेज एज वेल. ठीक है, ओके.
सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड डेली मोटिवेशन, आपको पता है एवरी वीडियो ऑफ माइन एंड्स विद अ मोटिवेशन। सो आज का मोटिवेशन एक मिलिट्री मोटिवेशन by none other than the General J.J. Singh. We fight to win and win with a knockout, because there are no runner-ups in war. So guys, this is also a boxing ring, and when an army officer or a defense officer fights, he always knocks out his enemy, because yes, either you will knock him out or the next person will knock you out. सो दिस इज द गेम ऑफ लाइफ, या तो तुम मारो नहीं तो मरोगे, इसलिए ठोक डालो, फाड़ डालो, चीर डालो सामने वाले को। सो तब तक के लिए इतना ही गाइस। ये मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स मिलते रहे गाइस। और थोड़ा सा भी सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है तो शेयर भी करते रहना मेरे चैनल को। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस वीडियो को लाइक कर देना और ये टेलीग्राम चैनल को भी शेयर कर देना। पीडीएफ आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो टिल देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे। टेक केयर एवरीवन।